नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका सबसे पसंदीदा शो लेकर देश का सवाल मैं आया हूं। दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने को कहा था। नेताओं की दिखास और छपास रोग से बचने की सलाह भी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, अब ऐसा किया तो जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से इस बार उसने सत्ता सौंपी है। मगर बीजेपी के बड़बोले नेताओं को ना तो जनता की भावनाओं का ख्याल है, ना ही शब्दों की मर्यादा का, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत का। सवाल है कि ऐसे नेताओं के बिगड़े बोल से कैसे बनेगा न्यू इंडिया। आज इसी पर होगी बहस, मगर देखते हैं पहले हमारी ये रिपोर्ट। जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं, उनको चैन नहीं होता है। पीएम मोदी ने समझाया था, राष्ट्र के नाम संदेश मत देना। सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचें। पीएम मोदी ने सिखाया था, छपास और दिखास से दूर रहना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। पीएम ने बताया था कि अब जनता माफ नहीं करेगी। नए जो साथी हमारे आए हैं और पुराने की भी मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी। देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। जीतने वाली की जिम्मेदारी बड़ी है और सत्ता की जवाबदेही उससे भी बड़ी। 25 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को 2 टूक नसीहत दी थी। सभी नेताओं को मीडिया में बेवजह बयानबाजी से बचने का साफ साफ पैगाम दिया गया था। हमें अपने आप को संभालना है। हमारी वाणी से, वर्तन से, आचार से, व्यवहार से हमें अपने आप को बदलना होगा। कभी कभार हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो, मगर बीजेपी के हवाबाज नेताओं ने पीएम मोदी की इस सलाह को भी हवा में उड़ा दिया। न तो उनकी जुबान पर ताला लगा, न ही जुबान से जहरीले बाण चलाने का सिलसिला बंद हुआ। सबसे पहले सुनिए यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, जो समाज में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, आजम खान का बयान शब्द को कहते हैं, वो तो टिप्पणी करता है। सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है, आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं। ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। जानवरी प्रवृत्ति है भाई, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं। जुबानी जंग का यह सिलसिला गिरिराज सिंह से शुरू हुआ। आजम खान ने उन पर पलटवार किया और सुरेंद्र सिंह 2 कदम आगे बढ़कर आजम पर हमलावर हो गए। विकसित राष्ट्रों की कतार में दुनिया में खड़ा करनी है तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून लाना होगा जो विकास के लिए बाधक बन गया है, और कानून वो हो जो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबों के लिए बराबर हो। जिस परिवार में 2 से तीसरा बच्चा होने की संभावना हो, माँ बाप को फांसी दे देना चाहिए। न बांस होगा न बांसुरी बजेगी। देखिए, आजम खान का बयान शब्द को कहते हैं, वो तो टिप्पणी करता है। सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है, आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं। ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। जानवरी प्रवृत्ति है भाई, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं। उधर बिजनौर के एक मदरसे से हथियार बरामद होने पर वीएचपी नेता साध्वी प्राची सामने आई और सभी मदरसों पर सवाल खड़े किए। साध्वी ने यूपी के सभी मदरसों में तलाशी की मांग की।
तो वहीं बीजेपी के करीबी माने जाने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मदरसों को बंद करने की वकालत कर। मुझे तो आशंका है पहले से ही, मैं मेरठ में आई थी तभी कहा था कुछ भी घटना उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के संग हो सकती है, इसलिए कावड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मंदिर, इनके मस्जिदों की और मदरसों की तलाशी जरूरी ले। हिंदुस्तान में देवबंदी और वहाबी मदरसे जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए जब भी किसी सूचना के आधार पर वहां रेड पड़ती है तो किताबों की जगह असलहे बरामद हो रहे हैं। आईएसआईएस के सिपाही तैयार किए जा रहे हैं मदरसों में। इन मदरसों को अगर बंद नहीं किया गया, इनकी जगह स्कूल खोलने का इंतजाम नहीं किया गया, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ये 15-20 साल के बाद आईएसआईएस के सिपाही बन जाएंगे, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज के उन जिम्मेदार लोगों को जो कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ और सबके विकास का जो मॉडल तैयार कर रहे हैं, आखिर उसे कौन से नेता हैं जो पूरा होने नहीं देना चाहते? सबको साथ लेकर चलने की उनकी मुहिम में कौन सेंध लगा रहा है? बोल कि लब आजाद हैं तेरे, लेकिन इसकी मर्यादा बनी रहे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने सांसदों को हिदायत दी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दी, लेकिन नेताओं के बिगड़ेल बोल ऐसे कि आप समझिए कि शब्द भी सहम गए हैं। और इसके साथ साथ मुझे याद आता है कि भाषा और बोली ये इंसान की ताकत और उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है, क्योंकि यही जुबान है जो महफिल में बिठाती है और यही जुबान है जो महफिल से उठाती है। बस इसी बात को लेकर आज देश में मचा है बवाल कि आखिर बीजेपी के बिगड़ैल नेता कब सुधरेंगे अपनी बोली से। जी हां, और इसी पर आया हूं मैं लेकर देश का सवाल। देश का सवाल इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरे साथ स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं और बाहर से बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता नवीन कुमार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में वीएचपी के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल मौजूद हैं। मेरे साथ दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन बात वो कांग्रेस की करते दिखाई देते हैं, वो मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संजीव तिवारी भी जुड़ेंगे और देश रतन निगम, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपके नेताओं की जुबान कैंची जैसी चलती है? मुझे ये बताएं मनीष भाई कि किस नेता ने क्या गलत कहा, कुछ बता तो दीजिए। अभी आपने कहा कि प्राची शादी प्राची बोल रही है, वो भाजपा की सदस्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तो सदस्य नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी, आपके विधायक क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना है ना? अगर वो कुछ बोल रहे हैं जी, आपने ये तो सुना है सुरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, विधायक महोदय ने, मैंने मनीष भाई उनका सवाल नहीं सुना। जिस पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, किस सवाल के संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया? अरे आपने जवाब भी अगर सुना है तो कम से कम उस पर बोल दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह जी ने जो कहा कि अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए तो इसमें गलत क्या? इसमें गलती तो कुछ है नहीं। और एक सशक्त कानून आए तो समाज के सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर चीज को जो देश के अंदर अच्छी बातें होती हैं, 1800 से ज्यादा देश के लेजिस्लेटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसमें से 1700 से ज्यादा देश के लिए ऐसे होंगे जिनके मुंह से कभी आपने गलत बात नहीं सुनी होगी, या फिर जिनको आप आपत्तिजनक शब्द कहते हैं वो नहीं सुना होगा। वो देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाने की बात करते होंगे, लेकिन मीडिया को वो 4-5 जने नजर आते हैं। अरे लेकिन आपके विधायक को क्या जरूरी आगे की ये बात कैसे बात है? क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, निजी तौर पर आपके विधायक जी को ऐसा क्यों सूझा? सवाल पूछा उसी का तो जवाब दिया ना नवीन जी। आपने विधायक जी को ऐसा क्यों सूझा? आप चाल चरित्र, चेहरे और संस्कृति की बात करते हैं। मनीष भाई, विधायक जी किसी विधायक ने, किसी सांसद ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है क्या
किसी विधायक को या सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करी ना, उसके पास जाकर के एक सवाल को जिस प्रकार से आपने पूछा उसी प्रकार से जवाब दिया होगा। मुझे मालूम नहीं क्या सवाल पूछा गया उनसे, और जो उन्होंने जवाब दिया वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको सवाल नहीं भी पता है, नवीन जी देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस तरह की बयानबाजी से अगर आपके पार्टी के विधायक या कार्यकर्ता कुछ कहते हैं तो इसका सीधा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर जाता है। उनकी सोच से ये बयान आपको लगता है मेल खाते हैं, संस्कृति से मेल खाते हैं? गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। आजम खां का वो कौन सा बयान था जिसके संदर्भ में उस विधायक ने ऐसा बयान दिया? पहली बात, मैंने सुना नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जो बयान दिया वो देना नहीं चाहिए, ये मैं आधिकारिक रूप से आपसे कह रहा हूं। इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ऐसी भाषा बोलने वाले इक्का दुक्का अगर कोई लोग हैं, उनको मीडिया तूल देना बंद कर दे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें अरे कैसी बात कर रहे हैं? अगर समाज में जुबानी जहर अगर फैलेगा तो बवाल तो मचेगा ही। मैं आज गंगा जमुना तहजीब की बात मैं करता हूं, मैं नहीं, बवाल क्यों मचे भाई? गंगा जमुना तहजीब की हम बात कर रहे हैं। देश के अंदर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, देश के सभी लोग मांग कर रहे हैं। आप वसीम रिजवी ने कुछ बोला, वसीम रिजवी जो है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सिया वक्फ बोर्ड के, उससे हमारे से उससे क्या लेना देना? वो भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? आप उसको भी हमारे खाते में डालते हैं। साध्वी प्राची ने बोला वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन से जुड़ी भी है। लेकिन गिरिराज सिंह बोलते हैं वो तो आपके हैं ना, बात रखी है नवीन जी। गिरिराज सिंह अगर कुछ कहते हैं तो वो तो आपके हैं। गिरिराज सिंह जी ने बोला, विधायक आपके, सांसद आपके, मंत्री आपके, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कह रहे। कानून आना चाहिए जी। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ दीपक झा भी हैं, आपके सवाल पर वो जवाब देने के लिए आतुर हैं। दीपक, देखिए, मैं नवीन जी को बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन आज बोल नहीं पा रहे हैं। बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपनी कमियों को, अपनी लोगों की कमियों को छिपाना इनके बस की बात नहीं। इनके पास वो चादर है, सफेद चादर, जो कि पूरी की पूरी मैली हो चुकी है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता, जो अपने समान लोगों को देखता है, समझता है, वही ज्ञानी है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों के अंदर फूट डालने की जो पैदाइश, एक खेप चली आ रही है भाजपा के अंदर, ये शर्मनाक। दीपक झा, मैं एक चीज साफ कर दूं, नवीन जी, मैं एक चीज साफ कर दूं कि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में लफ्जों की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं। दीपक झा, तो नवीन जी आज नहीं बता पा रहे, कह रहे हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, हमारे नेता नहीं। 1700 एमएलए, 1800 एमएलए बचे हैं। ये बताइए कि भाजपा के नेताओं के बयान बेलगाम होती भाजपा और बदजुबान होते नेता एक देश को किस दिशा और दशा में ले जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। नवीन भैया सुन लीजिए, नवीन जी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। नवीन जी, दीपक झा आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, सुन लीजिए। मैं नहीं बोला था, मैं तो सुन रहा हूँ, बड़े अदब के साथ, आपसे सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। आप टीवी देख रहे हैं क्या? वो हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। आप टीवी अगर देख रहे हो तो देखिए, वो हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि उनको सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। बदजुबान होते लोग, बेलगाम होती भाजपा। आज देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिए, लगता है कि भाजपा जो पार्टी है वो देश नहीं चला रही है, सिर्फ कुछ लोगों को चला रही है। अगर आप लोग इसी तरह के दिन ब दिन बयान देते रहेंगे, और मैं कहता हूँ मोदी जी को हर बात का दोष मत दीजिए, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पे आप लोग जो विक्रम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कितने बच्चा पैदा करना है, कौन राम बोलेगा, कौन मदरसे में जाएगा, इसे मोदी के नाम पे आप लोग कर रहे हैं। दीपक झा, एक मिनट। विनोद जी, अब ना तो चुनाव, ना तो प्रचार जारी, तो ये कैसे वोट बैंक बचाने की कवायद में नेता कुछ भी अनर्गल बातें बोलते चले जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने कोई वो आपका स्टेटमेंट नहीं सुना पहले वाला, क्या नेता ने क्या बोला, कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक मदरसों की बात है ना, ये बात मुझे जो लगा कि भाई जो जिस टॉपिक पर डिबेट है, मदरसों में फैलता बेसिकली ये जो जहर है, इसके बारे में बात हो रही है ना जी। देखिए, ये तो दुनिया को पता है, इसमें कोई दौरा नहीं, भारत के नहीं,
पाकिस्तान के मदरसे भी बहुत सारे बंद हो गए, सैकड़ों मदरसे उन्होंने बंद कर दिए। और भारत के अंदर आए दिन कहीं न कहीं हथियारों का जखीरा, आतंकवादी ट्रेनिंग, आतंकवादियों के जो पैरोकार और इस तरह के लोग मिले हैं। और आपको पता है कि जहां केरल से दर्जनों आईएसआई में भर्ती होने के लिए कौन गए, वो मदरसों के स्टूडेंट थे। आखिरकार जो बंगाल की स्थिति खराब हो रही है वो किसके कारण हो रही है? मदरसों के कारण हो रही है। आखिरकार जो जम्मू कश्मीर की स्थिति जो खराब हो रही है वो मदरसों और मस्जिद में पनपता आतंकवादी है उसी के कारण होती है। मनीष जी, आपको मैं कुछ तथ्यात्मक बातें बताता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे नहीं पता कि मस्जिद के अंदर क्या पढ़ाया जाता है और क्या उनको बताया जाता है, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि हर जुमे की नमाज के बाद में वहां पर जो नमाजी हैं वो हिंसक हो जाते हैं और सैनिकों पर पत्थर नहीं फेंकते, वो वहां के लोगों को जो है ना जी बिल्कुल पागल होकर के और मारते हैं। और वहां पर आईएसआई का झंडा मस्जिद से क्यों फहराया जाता है? आखिरकार जो मदरसे हैं वो आतंकवाद का गढ़ क्यों मिल रहे हैं? अभी जो उत्तर प्रदेश में जो हथियारों को जखीरा मिला है वो क्यों मिला है आखिरकार? और मैं कहता हूं जो बिजनौर का उल्लेख कर रहे हैं ना विनोद जी। बिल्कुल, मैं कई जगह, एक वो ही नहीं है सिर्फ, और दारुल देवबंद में भी एनआईए के जो छापेमारी हुई थी उसमें बहुत कुछ मिला था, हमें सबको पता है। एनआईए ने अरे वो बहुत कुछ मिला, मौलाना साहब वो रिकॉर्ड है, सारा वो रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड है। आपको देखिए, आपकी आतुरता समझ में आ रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए वो चीजें मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर मदरसों को आपने धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनाना है तो साथ साथ उसको जो है कम से कम समाज की संस्कृति के साथ जुड़ने का केंद्र ही बनाना पड़ेगा आपको। सिर्फ आइसोलेटेड करके आप मदरसा नहीं चला सकते। मैं कहता हूं अगर मैं ये कहूं कि मदरसा आतंकवाद का केंद्र बन रहा है तो वो आपको चले लग जाएगी, लेकिन मैं बात नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कम से कम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का केंद्र बताइए ना। और देखिए संस्कृति क्या आप कह रहे, कौन सी संस्कृति की बात? ये मदरसे रेप संस्कृति का केंद्र बन रहा है भाई साहब। कौन सी संस्कृति? सुनो, ये संस्कृति मैं लेके आऊं, देखो अभी 40 केंद्र लेके आऊं मैं आपको छाट करके। ये सारे मदरसों में जो है ना जी पनपता आतंकवाद और मदरसों में पनपता ये जो रेपिस्ट, मेरा आरोप नहीं है, ये मीडिया की खबर है भाई साहब, ये मीडिया की खबर है सारी की सारी। मीडिया की खबरें करते हैं, ये तो झूठ है ना। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कौन करेगा? सरकार। अच्छा, अथॉरिटी, मतलब कुकर माफ करो, कार्रवाई सरकार है। बहुत बढ़िया, मौलाना आपने बहुत बढ़िया बात कही, आप बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। सजा कौन देगा? दंडित कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है, दंडित तो करेगी, एकदम समझ गया। मतलब कर्म कुकर माफ करो, देशद्रोह आप करो और देश को हमले आप करो। सरकार ने अगर एक्शन ले लिया आपका इस्लाम खतरे में क्या किया? सरकार ने अगर कोई एक्शन ले, अरे कमाल की बात है, हथियारों का जखीरा मिल रहा है, देशद्रोह नहीं है? आतंकवादी पलना है, देशद्रोह नहीं है? मदरसे से निकल के आतंकवादी सीधे आईएसआई में भर्ती हो रहे हैं, देश के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं, देश को हमला कर रहे हैं, तो आतंकवाद नहीं है? अगर मगर नहीं है मौलाना, ये फैक्ट है, फैक्ट। ये तो आप जानते हैं, देखिए आप भारत में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, सीरिया में नहीं रहते, आप सीरिया में नहीं रहते और आप भारत को सीरिया बनाने की कोशिश मत करना। देखिए दुनिया भर में जो इस्लाम के बारे में जो पर्सपेक्टिव बन रहा है वो आपने से मानव का मतलब है। कम से कम आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए, विनोद जी, कम से कम भारतीय बनकर है, विनोद जी, भारतीय बन के है, भारतीय बन के रह रहे हैं। मौलाना साहब, विनोद जी, आतंकवादियों को जा रहे हो, आईएसआई में भर्ती क्यों हो रहे हैं? सैनिकों पर हमला क्यों कर रहे हो? सैनिकों पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? विनोद जी, इनका आरोप है, कार्रवाई करेंगे तो बिलबिला जाओगे और नहीं जी, करते, कार्रवाई हो नहीं रही, ये इनका इनका ये कहना है कि अगर हमारे मदरसों में मिल रहा है तो आपके भी ऐसे कई पूजनीय ठिकाने हैं जहां पर इस तरह से चीजें और जकीरे मिले। एक भी नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी भी मंदिर के अंदर आपको कोई हथियार मिल जाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मुझे बता दीजिए। और अब तक क्या मुझे बताइए कि पिछले 70 सालों में किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार नहीं रही, ये झा साहब के पहले सरकार थी। और अब तक जाने कितने हमारे मंदिर बंद हुए होते, जाने कितने हमारे धर्मस्थल बंद कर दिए होते इन्होंने, जाने कितने आरएसएस की शाखाएं बैन कर दी होती। मुझे बताइए विनोद मंडल जी, बताइए कितनी आरएसएस की शाखाएं बंद हो गई? धर्म नहीं आरएसएस की शाखाएं बंद हो गई, नहीं पालते। दीपक झा, हमारा बिल्कुल साफ है, 2 मिनट ये बात। नुमानी साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि एनआईए की एक रिपोर्ट है जिसमें बंगाल में अधिकतर मदरसों में आप ये समझिए कि आतंक के ठिकाने बन गए और उसके साथ साथ वहां पर हथियारों के जखीरे भी मिले। उत्तर प्रदेश में 2 से 3 जगह में, हाल ही में जो ताजा घटना है वो बिजनौर की है, वहां पर अगर हथियार मिलते हैं
तो ये चिंता की बात तो है ना नुमानी साहब? मैं तो कह रहा हूँ इसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? चाहे किसी के यहाँ गैर कानूनी नहीं, हम हथियार हिंदू मुस्लिम मिले, नहीं, मतलब से हिंदुओं का तो हो ही नहीं किसी के सकता यहाँ जो वो। है वो मिले, भाई हिंदू का आप तो हो ही नहीं सकता, कार्रवाई मैं कह रहा हूँ कीजिए। आपको। आप वो तो मुसलमान कार्रवाई नहीं हो कीजिए, सकते। अगर जो है दोषी इस्लामी सिद्ध हो जिहादियों जाता का है कैसे हो कोई तो। सकते हैं भाई साहब? दोषियों हिंदुओं का तो हो को ही नहीं सकता सजा वो। दीजिए, आप जो है दोषियों को सजा दीजिए, चाहे कोई भी हो। अरे यार, गैर कानूनी सजा हथियार दीजिए, मंदिर में कमाल की मिले, बात है। मस्जिद में मिले, आप काम करते जारना, रहो, कानपुर, हम सजा देते रहे। वो सब अगर जो है सजा कर दिया तो कहेंगे, जब अगर हिंदुत्ववादी सजा दे देंगे तो कहेंगे ये जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे जी। बम मिले हैं। आप अगर मौलाना को 2 मिनट अगर आप पकड़ के इनको अंदर कर दिया तो पता लगा हमें तो जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे मेरी आवाज आ अंदर रही है। जाकर वो कस्टडी में। ये इनका काम है। ऐसा कुछ नहीं है, मणि जी, झारखंड में आपने क्या मणि जी, किया? मुझे लगता है कि झारखंड में किया अजमल हुआ। कसाब को ये झारखंड पता नहीं में था आपने तब जय तक श्री राम का कि नारा जय श्री राम के लगवाया नारे में नहीं इतनी ताकत है। नहीं तो अजमल कसाब भी उस समय कह देता मुझे तो जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, पता लगा महाराष्ट्र से एटीएस तो अंदर हो जाती। ये जो है ना, ये साजिश के तहत सारा काम चल रहा है। विनोद जी, ये आप जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम उदाहरण कार्रवाई दे रहे करें। हैं, देखिए लेकिन चिंता की कार्रवाई बात किस पे ये करें? है, चिंता की बात ये है। कार्रवाई कीजिए ना। अरे कार्रवाई तो हो रही है मौलाना साहब, लेकिन चिंता की बात यह है कि मदरसों में आप बिल बुलाइए मत, देखिए माफी मांगिए इससे कि हाँ नहीं आप मुझे बताइए। अरे भैया दीपक झा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलिए कि हाँ उन मदरसों को हम बंद आ रहा हूँ करेंगे। नवीन भाई, आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी आ रहा हूँ। कि हाँ हम उन मदरसों को बंद करेंगे। मैं खुद जाकर कहूंगा उन मदरसों को जला फतवा जारी करूंगा। क्यों नहीं कहते आप? सुन लेंगे तो थोड़ी अच्छी सेहत के लिए रहेगा आपके लिए। थोड़ा सुन लीजिए, बहुत बोल चुके हैं आप, अब इतनी ज्ञान की बातें, थोड़ा सा मेरे बातें सुन लीजिए। आप लोग इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं देश में? अरे न्यू इंडिया बना रहे हैं, न्यू इंडिया बनाने की बात है। दीपक झा क्या बनाना चाहते हैं? आपके आधार नहीं पड़ते। दीपक झा, दीपक झा, आप बर्बाद नहीं पड़ते, आप बर्बाद नहीं पड़ते। मैं हिंदू अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, हिंदुओं के नाम कर रहे हो, शर्म करो। अल्लाह अकबर बोल सकते हो, आप बोलिए ना। मुसलमान को ही क्यों प्रताड़ित करते हो आप? अगर वो राम का नाम लेंगे तो आप अल्लाह का भी नाम ले सकते हो क्या? बात बताइए, यहाँ के देश में बताइए। अगर मुसलमान जय श्री राम बोले आप भी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। दीपक झा, जितने राम नाम के लेने की घटनाएं सामने आई हैं वो बेबुनियाद साबित हुई हैं। का नाम लीजिए। दीपक झा, जितनी बातें सामने आई हैं नुमानी साहब, वो बेबुनियाद साबित हुई हैं, चाहे उन्नाव हो चाहे बागपत हो और चाहे गुड़गांव हो और चाहे बरेली हो जी, और चाहे अलीगढ़ हो, ये सारी की सारी घटनाएं झूठी साबित हुई हैं। और उन झूठ को परोसना कांग्रेस की एक मानसिकता रही है। जी नवीन कुमार, नवीन कुमार, विनोद जी, विनोद जी, नवीन कुमार, नुमानी साहब आ रहा हूँ आपके पास, नुमानी साहब आ रहा हूँ, नवीन कुमार। भाई एक मिनट, मेरा इतना कहना है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई को पढ़ाया जाना कोई नई बात नहीं है, पहले से पढ़ाया जा रहा है। सीमावर्ती राज्यों में बढ़ते हुए मदरसों की संख्या, जिस पर हमने किताब लिखी थी इस्लामिक मदरसे बेनकाब, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि सीमावर्ती भारत की सीमाओं से लगे राज्यों में अचानक मदरसों की संख्या क्यों बढ़ी, और वहां पर और उसके अंदर बाकायदा मदरसों का जो पढ़ाया पाठ जा रहा है, जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये बात सत्य है। दूसरी बात, अरे जब हम आतंकवादी एक सेकेंड दीपक झा, नवीन जी, नवीन जी, दीपक झा, मौलाना साहब अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। नेताओं के बिगड़ेल बोल पर चल रहे देश के सवाल में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। Powered by Godrej Air. Better drive every day. Associate sponsor. कि हर जुमे की नमाज के बाद में वहां पर जो नमाजी हैं वो हिंसक हो जाते हैं और सैनिकों पर पत्थर नहीं फेंकते, वो वहां के लोगों को जो है ना जी बिल्कुल पागल होकर के और मारते हैं। और वहां पर देखिए तिरंगे को वहीं जलाया जाता है। आईएसआई का झंडा मस्जिद से क्यों फहराया जाता है? आखिरकार जो मदरसे हैं वो आतंकवाद का गढ़ क्यों मिल रहे हैं? अभी जो उत्तर प्रदेश में जो हथियारों को जखीरा मिला है वो क्यों मिला है आखिरकार? और मैं कहता हूं जो भी बिजनौर का उल्लेख कर रहे हैं ना विनोद जी, बिल्कुल मैं कई जगह, एक वो ही नहीं है सिर्फ,
और दारुल देवबंद में भी एनआईए के जो छापेमारी हुई थी उसमें बहुत कुछ मिला था, हमें सबको पता है। एनआईए ने अरे वो बहुत कुछ मिला मौलाना साहब, वो रिकॉर्ड है सारा, वो रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड है। आपको देखिए आपकी आतुरता समझ में आ रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए वो चीजें मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर मदरसों को आपने धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनाना है तो साथ साथ उसको जो है कम से कम समाज की संस्कृति के साथ जुड़ने का केंद्र ही बनाना पड़ेगा आपको। सिर्फ आइसोलेटेड करके आप मदरसा नहीं चला सकते। मैं कहता हूं अगर मैं ये कहूं कि मदरसा आतंकवाद का केंद्र बन रहा है तो वो आपको चले लग जाएगी, लेकिन मैं बात नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कम से कम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का केंद्र बताइए ना। और देखिए संस्कृति क्या आप कह रहे, कौन सी संस्कृति की बात? ये मदरसे रेप संस्कृति का केंद्र बन रहा है भाई साहब। कौन सी संस्कृति? सुनो, ये संस्कृति मैं लेके आया हूं। देखो अभी 40 केंद्र लेके आया हूं मैं आपको छाट करके। ये सारे मदरसों में जो है ना जी पनपता आतंकवाद और मदरसों में पनपता ये जो रेपिस्ट, मेरा आरोप नहीं है, ये मीडिया की खबर है भाई साहब, ये मीडिया की खबर है सारी की सारी, मीडिया की खबर है। अभी ये तो झूठ है ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कौन करेगा? सरकार। अच्छा, अथॉरिटी, मतलब कुकर माफ करो, कार्रवाई सरकार है। बहुत बढ़िया मौलाना, आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सजा कौन देगा? दंडित कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है, दंडित तो करेगी, एकदम समझ गया। मतलब कर्म कुकर माफ करो, देशद्रोह आप करो और देश को हमले आप करो, सरकार ने अगर एक्शन ले लिया आपका इस्लाम खतरे में। क्या किया? सरकार ने अगर कोई एक्शन ले, अरे कमाल की बात है, हथियारों का जखीरा मिल रहा है, देशद्रोह नहीं है? आतंकवादी पल रहे हैं, देशद्रोह नहीं है? मदरसे से निकल के आतंकवादी सीधे आईएसआई में भर्ती हो रहे हैं, देश के खिलाफ कर रहे हैं, देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो आतंकवाद नहीं है? दीजिए ना। अगर मगर नहीं है मौलाना, ये फैक्ट है, फैक्ट। ये तो आप जानते हैं। देखिए आप भारत में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, सीरिया में नहीं रहते, आप सीरिया में नहीं रहते, आप सिर्फ और आप प्रचार भारत से को जो है सीरिया ना, बनाने की कोशिश मत प्रचार से अपने करना। उद्देश्य पर आप नहीं कर सकते। दुनिया भर में जो इस्लाम के बारे में जो जानना में प्रस्ताव बन रहा है, कानपुर में, वो गोवा में, आपसे मानव कानून है। कम से कम आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कम से कम भारत में जो भारतीय बनकर है, विनोद जी, सब विनोद जी, भारतीय बन के है, विनोद जी, सब भारतीय बन के रह रहे हैं। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, विनोद जी, विनोद जी, आतंकवादियों को बचाने जा रहे हो, आईएसआई में भर्ती क्यों हो रहे हैं, सैनिकों पर हमला क्यों कर रहे हो, सैनिकों पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? विनोद जी, इनका आरोप है, कार्रवाई करेंगे तो बिलबिला जाओगे और जो नहीं विनोद करते तो क्यों नहीं करते? कार्रवाई हो नहीं रही है, ये इनका कार्रवाई हो विनोद नहीं जी, रही है। इनका ये कहना है कि अगर हमारे मदरसों में मिल रहा है तो आपके भी ऐसे कई पूजनीय ठिकाने हैं जहां पर इस तरह से चीजें और जकीरें मिले। एक भी नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी भी मंदिर के अंदर आपको कोई हथियार मिल जाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मुझे बता दीजिए। और अब तक क्या मुझे बताइए कि पिछले 70 सालों में किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार नहीं रही, ये झा साहब के पहले सरकार थी। और अब तक जाने कितने हमारे मंदिर बंद हुए होते, जाने कितने हमारे धर्मस्थल बंद कर दिए होते इन्होंने, जाने कितने आरएसएस की शाखाएं बैन कर दी होती। मुझे बताइए विनोद बंसल जी, ये बताइए कितनी आरएसएस की शाखाएं बंद हो गई? धर्म आप ये बताइए कितनी आरएसएस की शाखाएं बंद हो गई? नहीं पालते। दीपक झा, हमारा बिल्कुल साफ है, 2 मिनट आप दीजिए। ये बात नुमानी साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि एनआईए की एक रिपोर्ट है जिसमें बंगाल में अधिकतर मदरसों में आप ये समझिए कि आतंक के ठिकाने बन गए और उसके साथ साथ वहां पर हथियारों के जखीरे भी मिले। उत्तर प्रदेश में 2 से 3 जगह में, हाल ही में जो ताजा घटना है वो बिजनौर की है, वहां पर अगर हथियार मिलते हैं तो ये चिंता की बात तो है ना नुमानी साहब? मैं तो कह रहा हूँ इसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? चाहे किसी के यहाँ गैर कानूनी हथियार नहीं, मदरसे हिंदुओं का तो ही वो मिले, हिंदू का तो हो नहीं सकता, मैं कह रहा हूं आपको। आप कार्रवाई कीजिए, अगर जो है दोषी हो सकते हैं भाई साहब, दोषियों को सजा दीजिए, आप जो है दोषियों को सजा दीजिए, चाहे कोई भी हो। अरे गैर कानूनी हथियार कमाल की बात है, मस्जिद में मिले, आप काम करते रहो, हम सजा देते रहे। अगर सजा कर दिया तो कहिए, जब अगर सजा दे देंगे तो कहेंगे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे जी। मिले हैं आप अगर मौलाना को 2 मिनट अगर पकड़ के इनको अंदर कर दिया तो पता लगा हमें तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे अंदर जाकर वो कस्टडी में, ये इनका काम है। ऐसा कुछ नहीं है, मणि जी मुझे लगता है कि अजमल कसाब को ये पता नहीं था तब तक कि जय श्री राम के नारे में इतनी ताकत है। नहीं तो अजमल कसाब भी उस समय कह देता मुझे तो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, तो पता लगा महाराष्ट्र से एटीएस तो अंदर हो जाती।
ये जो है ना, ये साजिश के तहत सारा काम चल रहा है। विनोद जी, ये आप जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करें, देखिए, लेकिन चिंता की कार्रवाई बात किस पे ये करें? है, चिंता की बात ये है, कार्रवाई कीजिए ना। अरे कार्रवाई तो हो रही है मौलाना साहब, लेकिन चिंता की बात यह है कि मदरसों में आप बिल बुलाइए मत, देखिए माफी मांगिए से कि हाँ, नहीं आप मुझे बताइए। अरे भैया दीपक झा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलिए कि हाँ उन मदरसों को हम बंद आ रहा हूँ नवीन भाई, आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी आ रहा हूँ। कि हाँ हम उन मदरसों को बंद करेंगे, मैं खुद जाकर कहूंगा उन मदरसों को फतवा जारी करूंगा। क्यों नहीं कहते आप? सुन लेंगे तो थोड़ी अच्छी सेहत के लिए रहेगा आपके लिए, थोड़ा सुन लीजिए। बहुत बोल चुके हैं आप, अब इतनी ज्ञान की बातें, थोड़ा सा मेरे बातें सुन लीजिए। आप लोग इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं देश में? अरे न्यू इंडिया बना रहे हैं, न्यू इंडिया बनाने की बात है। दीपक झा क्या बनाना चाहते हैं? आपके आधार नहीं पड़ते। दीपक झा आप बर्बाद नहीं पड़ते। मैं हिंदू, अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, हिंदुओं का नाम कर रहे हो, अल्लाह अकबर बोल सकते हो, आप बोलिए ना। मुसलमान को ही क्यों प्रताड़ित करते हो आप? अगर वो राम का नाम लेंगे तो आप अल्लाह का भी नाम ले सकते हो क्या? बात बताइए, यहाँ के देश में बताइए। अगर मुसलमान जय श्री राम बोले आप अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। दीपक झा जितने राम नाम के लेने की घटनाएं सामने आई हैं वो बेबुनियाद साबित हुई हैं। दीपक झा जितनी बातें सामने आई हैं नुमानी साहब, वो बेबुनियाद साबित हुई हैं, चाहे उन्नाव हो, चाहे बागपत हो, और चाहे गुड़गांव हो, और चाहे बरेली हो, और चाहे अलीगढ़ हो, ये सारी की सारी घटनाएं झूठी साबित हुई हैं। और उन झूठ को परोसना कांग्रेस की एक मानसिकता रही है। नवीन कुमार, विनोद भाई एक मिनट, मेरा इतना कहना है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई को पढ़ाया जाना कोई नई बात नहीं है, पहले से पढ़ाया जा रहा है। सीमावर्ती राज्यों में बढ़ते हुए मदरसों की संख्या, जिस पर हमने किताब लिखी थी इस्लामिक मदरसे बेनकाब, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि सीमावर्ती भारत की सीमाओं से लगे राज्यों में अचानक मदरसों की संख्या क्यों बढ़ी, और वहां पर और उसके अंदर बाकायदा मदरसों में जो पढ़ाया पाठ जा रहा है, ये सत्य है। दूसरी बात, अरे जब हम एक सेकेंड दीपक झा, दीपक झा, मौलाना साहब अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। नेताओं के बिगड़ेल बोल पर चल रहे देश के सवाल में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। Powered by Godrej Air. Better drive every day. Associates. भारी गर्मी, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को इंतजार था कि आसमान से वरुण देवता बरसें, और आज बरस भी गए। और लेकिन नेताओं से ये उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव खत्म हो गए, प्रचार खत्म हो गया, उनकी जुबानी जहर की बारिश बंद तो हो, लेकिन वो थमने का नाम नहीं लेती। जी हां, देश का सवाल में हम आज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं पर पीएम मोदी की चेतावनी और नसीहत कोई फर्क नहीं पड़ता? बीजेपी के बिगड़ेल नेताओं पर लगाम लगे तो आखिर कैसे लगे? पीएम मोदी और अमित शाह इन सवालों पर बहस को आगे बढ़ाएंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मुझे तो आशंका है पहले से ही, मैं मेरठ में आई थी तभी कहा था कुछ भी घटना उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के संग हो सकती है, इसलिए कावड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मंदिर, इनके मस्जिदों की और मदरसों की तलाशी जरूरी ले। देखिए, आजम खान का बयान शब्द को कहते हैं, वो तो टिप्पणी करता है। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है, तो आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है भाई। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं। लगता है बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह और बीएचपी नेता साध्वी प्राची के लिए पीएम मोदी का पैगाम कोई मायने नहीं रखता।
या फिर उन्होंने पीएम मोदी की नसीहतों पर गौर ही नहीं किया जो उन्होंने दूसरी बार सत्ता में आने पर 25 मई को दी थी। मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह और बीएचपी नेता साध्वी प्राची का बयान पीएम मोदी की वार्निंग की अनदेखी नहीं तो और क्या है। पिछले महीने इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी अपनी बल्लेबाजी दिखा चुके हैं। बल्ले से नगर निगम कर्मचारियों को पीटते कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की इन तस्वीरों को देख पीएम मोदी काफी नाराज हो गए थे। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दो टूक कहा कि आकाश सहित उनके हिमायतियों को भी पार्टी से निकाल देना चाहिए। आकाश के बाद एमपी के सतना में बीजेपी के एक नेता राम सुशील पटेल ने निगम के सीएमओ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे बीजेपी की खूब फजीहत हुई। उसके बाद उत्तराखंड से सामने आई बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की इन तस्वीरों ने भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। उत्तराखंड के खानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन फिल्मी गाने पर 4-4 हथियार लहराते डांस करते दिखे। चैंपियन को पहले ही ऐसे मामलों को लेकर हिदायत दी जा चुकी थी, लिहाजा इस बार पार्टी ने उन्हें अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। मगर सवाल है कि बेलगाम नेताओं को वक्त रहते काबू क्यों नहीं कर पा रही पार्टी, और कैसे सुधरेंगे बीजेपी के ये बिगड़ैल नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुझे स्मरण आता है जब देश का सवाल शुरू हुआ था, विनोद जी, आपने कहा था कि मैं पूरे तौर पे विधायक जी को सुन नहीं पाया। आपने विधायक जी को अभी बड़े गौर से सुना, मैं देख रहा था। आप जब स्टूडियो में टीवी चल रहा था, आपने पूरी बातें सुनी। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मैं सुन पाया हूं, एक्चुअली बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था। जहां तक उन्होंने जनसंख्या के बारे में शायद कहा था, मुसलमानों की जनसंख्या के विषय में, देखिए ये तो फैक्ट है कि भाई मुस्लिम जनसंख्या एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ वो अभद्र शब्द लगाते हैं। नहीं विनोद जी, जो अभद्र शब्द उसके बाद कहा गया, नहीं वो शब्द मैंने नहीं सुना बेसिकली। देखिए मैं गलत बात नहीं सुनता। सुनिए मैं देखिए भाषा की मर्यादा बनी रहे, वो आपके माननीय भाषा पे आ रहा हूँ। दीपक जी बोल तो लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव तिवारी, देश रतन निगम, ये भी आ गए। कांग्रेसी नेताओं की भाषा हमने सबने सुनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए कुल मिलाकर है कि जब डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रहा हो देश का, और देश के अंदर एक समुदाय विशेष या इस्लामिक जिहाद के नाम पर देश आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा हो, और बार बार हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति और उसके देश के ऊपर हमले करने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसे केस में अगर कोई नेता इस बात का बयान देता है, मान लो मैं कहता हूं भाषा कुछ भी हो सकती है, मैं कहता हूं भाषा गलत है, उसकी गलत है तो उसको कंडेम कर सकते हैं, लेकिन मूल विषय ये है कि हाँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रहा है, उसके कारण देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, और जो धार्मिक संस्थान है वो धार्मिक संस्थान जो है। विनोद जी, आप ये सुनिए जो नुमानी जी कह रहे हैं, मुसलमान 50 औरतें रखते हैं, 50 बच्चे होते हैं, ये बताइए। आप तो 3 तलाक पे कानून ला रहे हैं। अरविंद जी, आप तो 3 तलाक पे कानून ला रहे हैं, 50 ये तो मानते हो आप? मैं कहता हूँ संख्या कम कर लीजिए उसमें से। 5 भी गलत है, 50 भी गलत है। फिर मैं बता रहा हूँ, आरएसएस के लोग बोलते हैं जो पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो। नवीन जी, आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपके से जवाब लेने। आदिवासियों में है, मुसलमानों से ज्यादा है बहुमत। यार मेरी समझ नहीं आता, ये दोनों एक साथ क्यों बोल जाते हैं? मतलब ये दोनों क्यों बिल मिला जाता है? मैं जब बोलता हूँ इनको बोलने दो, इनको आप बोलो। आप ये बताइए, आरएसएस के नेता जब बोलते हैं कि एक हिंदू को कैसी बातें कर रहे हैं दीपक जी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपको सूट ना करे वो बेतुकी बातें हो जाती है, जो देश को सूट ना करे वो बेतुकी। एविडेंस बयान है नेताओं के, आरएसएस के नेताओं के। हिंदू है, आपने कहा हिंदू है, बिल्कुल हूँ, लेकिन आप जहरीले हिंदू है, आप जहरीले हिंदू है। तिवारी जी, मेरा आग्रह है कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे और इससे हम एक सकारात्मक चर्चा को लेकर आगे बढ़े। आप बोलिए ना, आप बोलिए हिंदुओं का अपमान करूंगा, आपको हिंदुओं का अपमान करने का हक दे दिया है कि आप मुसलमान
मुसलमानों को आप जो है ना, प्रताड़ित कीजिए। आपने आप हिंदुओं का सत्ता में हैं, अपमान करने, आप देश सत्ता में का हैं। अपमान अरे करने, इसको विनोद जी, देश के विनोद जी, टुकड़े करने का ठेका विनोद जी, उठा रखा है। विनोद जी, आप दीपक समझ झा, लीजिए, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी आपसे दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, मुस्लिम नेता क्या कहते हैं? दीपक झा थोड़ा संयम जरूरी है। दीपक झा संयम जरूरी है। अरे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। आप लोग, दीपक झा मुझे फेडर डाउन करना होगा, दीपक झा मुझे फेडर डाउन करना होगा, दीपक झा मुझे फेडर डाउन करना होगा, मुझे आवाज डाउन करनी होगी। बिल्कुल तलाक नहीं देता। प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नवीन कुमार, विनोद जी मैं आपके पास भी आऊंगा। नवीन कुमार, नवीन कुमार, बार बार कर रहे हैं, इससे आपको तगमा नहीं मिलने वाला है। आप अपने नहीं, सबका विकास ही है, सबका विकास आप बाहर हो गए। दीपक झा, इससे ये चर्चा आगे नहीं चल सकती। कांग्रेस ने नवीन जी, विड्रॉ किया था, कहते हैं कि बच्चे पैदा, कांग्रेस ने इसीलिए अपने प्रवक्ताओं को विड्रॉ किया और ऐसे प्रवक्ताओं। नवीन जी आप अपनी बात रखें। शादियां कहाँ होती हैं? मैं मनीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अगर एक एक करके बोलेगा वाकई में दर्शक तक बात जाएगी। मेरी बात सुननी सही चाहिए। बात। मैं मानता हूं मनीष जी कि जो विधायक महोदय ने कहा उनके शब्दों का चयन ठीक नहीं है, लेकिन भाव कुछ वैसे ही थे। अगर अभी संघ के ऊपर बिना जाने समझे कांग्रेस के एक नेता हमारे स्टूडियो में बैठे हुए ना जाने क्या आपको लगता है कि आपके विधायक की जुबान पर लगाम नहीं है, वरना आप कहेंगे कि मैंने ऐसा दीपक जी रुकिए, मेरे को मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मनीष भाई, मैं एक बार कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सत्य है कि हमको शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए, लेकिन कई बार कई क्षेत्रों में मनीष भाई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिस पर रिएक्शन तुरंत आता है, उसमें कई सारे जवाब निकलते निकलते उसके भाव साथ में निकलते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ये बात सत्य है। नवीन जी, इसका जवाब मैं दूंगा जब प्रोफेसर तिवारी से मैं ये सवाल पूछूंगा। नवीन जी, लोगों का, नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर तिवारी से एक सवाल है। प्रोफेसर तिवारी, संघ के कई बड़े नेता, मेरे पास इसके प्रमाण भी मिलेंगे क्योंकि आप खुद संघ को बहुत करीब से फॉलो भी करते हैं। कई बार ये कहा गया, माननीय सुदर्शन जी ने कहा था, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, 1 से 2 बच्चे की जो न्यूक्लियस फैमिली है उससे बढ़कर आगे सोचना चाहिए। इसे क्या समझना चाहिए? इम्बैलेंस रहेगा। विनोद जी आपसे भी देखिए, उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने किसी ने कब कहा था ये तो पहला आपको बताना पड़ेगा कब कहा था। और जहां तक मुझे जानकारी है कि हिंदूज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम वो संगठन जो संघ से जुड़े हुए हैं वह लगातार इस पे बल देते हैं कि संसाधनों के अनुरूप भी जनसंख्या होनी चाहिए। जब आपके पास पूरी धरती का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, पूरे जल संसाधनों का दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा है और आपके पास जनसंख्या 18% है, तो मुझे बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों न लागू हो? आखिर में आने वाले नौनिहालों को, आने वाली पीढ़ियों को पानी कौन देगा, उनके लिए संसाधन कौन देगा? आप कितना भी कमा लीजिए, पर कैपिटा इनकम आपका कम होना है, आप विकसित देश कहां से बन पाएंगे? और ऐसे में एक समुदाय यह अगर कहे कि वह 4 शादियां करेगा, वह 3 तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को छोड़ देगा, उसके बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। आप अगर फर्टिलिटी रेट को देखिए, पिछले 10 सालों की मैं बात करता हूं, तो अगर समुदाय के हिसाब से देखेंगे तो मानेंगे कि एक समुदाय विशेष की फर्टिलिटी रेट, उनका ग्रोथ रेट तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। जहां 9% 1947 में इस देश का विभाजन जनसंख्या के आधार पर हुआ था, समुदाय के आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। इस विभाजन के पास बाद 3 देश बने, 2 देश मुस्लिम देश बन गए, जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में उस समय 20% थी, आज के दिन में घट के 10% हो गई है। और इसी भारत में जहां मुस्लिम जनसंख्या 9% थी, आज के दिन में 2011 में ही घट के बढ़ के वो लगभग 15% हो गई है। क्या कारण है कि यह जो, 1 मिनट दीपक जी, यह जो वृद्धि हो रही है, यह अनुपात अगर इनकी वृद्धि का देखा जाए हिंदू और मुस्लिम समुदाय का, वो अलग अलग है। संसाधन एक प्रकार का है, टैक्स पे कौन करता है, लेकिन ये चिंता का विषय तो है, ये चिंता का विषय है। और इस तरह से जनसंख्या बढ़ाने को लेकर नहीं, हम चिंतित नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, विनोद जी कह रहे हैं बढ़नी चाहिए, विनोद जी कह रहे हैं बढ़नी चाहिए। दीपक
दीपक जी, इनकी बात होने दीजिए, जिस मुद्दे पे वो बात आगे बढ़े। विनोद, देखिए संघ परिवार से ही वीएचपी भी आता है। अगर नहीं, अरे आप रुकिए तो एक मिनट। देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। पता नहीं लोगों को क्यों बोलना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पंडित हूं। आप लोगों ने भेद पैदा कर दिया, बोल दिया उन्होंने। दीपक जी अभी मुझे और भी पैनलिस्ट देश रत्न निगम और सब पे जाना, आप अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं उनसे बात। इंडिया न्यूज के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कौन कैसा हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, मैं कोई सर्टिफिकेट बांटने नहीं आया यहाँ पर, लेकिन हाँ, जहां तक डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करी, संजीव जी ने कहा कि ये जो ग्रोथ रेट है ना जी, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, वो 16% है, जबकि मुसलमानों की ग्रोथ रेट 26.7% है। आखिरकार ये और हिंदुओं की ग्रोथ रेट मुश्किल से 15% है। क्यों ये डिफरेंस क्यों है? हमें उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुसलमान ज्यादा पैदा होते हैं तो पैदा होते रहे, लेकिन वो मुसलमान आखिरकार आईएसआई में भर्ती होते हैं और आखिरकार वो मदरसों में आतंकवाद फैलता है ये, और भारत के हिंदुओं को बदनाम करते हैं। सर, सरकार बार-बार हमला करती है। अगर आप अल्पसंख्यक के नाम पर वो मुसलमान पाकिस्तान जा सकता है तो आपकी बार-बार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में चोट है। दीपक जी मुझे देश रत्न निगम साहब को भी इंट्रोड्यूस करना। भारत की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करेगा। ये नहीं कि आप हिंदू अपने राष्ट्र के बारे में लगता है, साक्षी महाराज को भूल जाते हैं, सुरेंद्र सिंह नागर को भूल जाते हैं, ये सारे लोग बयान देते हैं। विनोद जी, देश रत्न निगम साहब, इस तरह की बयानबाजी, अनर्गल बातें, आपको लगता है कि अब बीजेपी के नेताओं को नरेंद्र मोदी ने जो सीख दी, हिदायत दी, चेतावनी दी, समझाया, छपास दिखास से बचो, कहां क्या बोलना है बचो, और इस तरह की बातें पैदा कर आखिर हासिल क्या वोट बैंक को इकट्ठा करना इनका मकसद है? देखिए, कभी भी किसी ने, मेरे ख्याल से अभद्र भाषा का किसी ने नहीं बोला है कि उसको उपयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से पैनल पे कोई इस बात से वो नहीं रखता, लेकिन दूसरी तरफ का जो हिस्सा है, आप बर्थ रेट देखिए, बर्थ रेट हिंदुओं का 2.1% पे स्टेबलाइज कर गया है। और लेकिन निगम साहब, जितनी प्रचंड जीत है तो थोड़ा बड़प्पन तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। देखिए, बड़प्पन से असलियत, बड़प्पन और असलियत में फर्क होता है। असलियत आपकी क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से, नवीन जी एक मिनट, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से, दीपक साहब वो बोले नहीं है निगम साहब, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन आपके पास कम है, जैसा अभी डाटा दिए संजीव जी ने, और मुस्लिम की पॉपुलेशन तो 2.8-2.9% के आसपास है, उसको भी 2.1% पे आना है, जहां पे बर्थ रेट और डेथ और जो नंबर ऑफ डेथ है और नंबर ऑफ बर्थ है दोनों बराबर हो जाती हैं। तो 2.1% पे आ गया है हिंदुओं का रेट, और यही मुस्लिम समाज को भी करना है। देखिए, बच्चे ज्यादा पैदा कर देंगे तो संसाधन पे तो जोर पड़ेगा ही, आप किसी और कम्युनिटी के हक को भी मारेंगे समाज में। निगम साहब, मेरा सवाल है, क्या नेताओं को प्रधानमंत्री की हिदायत के बावजूद भी अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इस तरह की अनर्गल बातें करके पार्टी की फजीहत क्यों करा रहे हैं? नहीं, देखिए, भाषा जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या पहली बार 80% से कम हुई, लेकिन 80%। नवीन भाई आज तो सवाल आपसे बनता है, उसकी वजह है कि आपके नेता ने कहा है, सवाल आपसे बनता है कि नहीं, आपके एक नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपका नेता कह रहा है, महबूबा मुफ्ती बोल रही है, देखिए, अभद्र भाषा, सारी पार्टियां असर आपकी सरकार है उनके साथ, ये तो पहले सोचना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती कौन है? मनीष जी। और ये बताइए, सरकार आपको है, आप निगम साहब अपना पूरा कर लें, आपके पास नुमानी साहब के पास भी आना है। सरकार आपकी है, गली में गुंडों की तरह लोग क्यों घूमते हैं? दीपक, देखिए, आप चाहे समाजवादी पार्टी को उठा लें, चाहे बसपा को उठा लें, चाहे कांग्रेस को उठा लें, इस तरह की अनर्गल बातें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी में सीमित हैं, और आपको अक्रॉस द बोर्ड देखना पड़ेगा। अगर एक लेकिन आज सरकार आप सारे उसी समाज से आते हैं। आपकी दूसरे क्या बोल रहे हैं? देखिए, सारे यही बातें शायद ये वजह बनी कि आज उनके पतन का कारण। आप तो संस्कारों की बात करते हैं ना, दूसरों को तो चोर बोल दिए, दूसरे को संस्कार। दीपक झा, मेरी निगम साहब से बात हो रही है। दीपक झा, अलाउ मी टू स्पीक। चोर कांग्रेस की पार्टियों ने शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था, उसके उन्होंने आज हालात देख लिए, किस हालात में वो पहुंच गए, यहां तक कि आप अपना, फिर तो आप संस्कार की बात करते हैं, इसलिए He is answering to my question, आप जवाब। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए,
और प्रधानमंत्री ने पहले अपने भाषण में बड़ा साफ किया था कि इस तरह की जो बातें पहले सोच लें, समझ लें, तथ्यों की जांच कर लें और फिर आए। वो बहुत जरूरी है। हाँ, पॉपुलेशन, जनसंख्या है, हमारे लिए बहुत सीरियस इशू है और जो संसाधन है बहुत सीमित है। आपके पास पानी की दिक्कत है, आपको अलग अलग तरीके से, तो सभी ये चिंता जता रहे हैं कि जो नेताजी ने कहा है वो सही है और अल्पसंख्यकों में जनसंख्या नियंत्रण, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये एक विस्फोट के रूप में हो रही है। अल्लाह की देन से बाहर कब तक निकलेंगे आप? देखिए, ये जो मुद्दा है उसको जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब जैसे साध्वी जी के बारे में दोनों ने कह दिया कि ये हमारी नहीं है, इसी तरह जो है वसीम रिजवी के बारे में कह दिया कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये तो बात में अल्लाह की देन तो आपकी है ना, आप अपनी बात करो। जहां तक जो जनसंख्या की बात है, ये बिल्कुल तत्वों से परे बात है। हिंदुओं में वृद्धि दर जो है 2% मुसलमानों से ज्यादा है। ये आपकी रिपोर्ट है। 40 रिपोर्ट है यार, जनसंख्या भी रिपोर्ट है। और मौलाना कम से कम नेशनल टीवी चैनल में झूठ बोल रहे हैं। मौलाना साहब, आप जनसंख्या का अनुपात भी तो देखिए। अगर आप सिंपल गूगल कर लो, क्या देख रहे हैं? पढ़ लिया करो, टोटल नंबर देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1947 में हिंदू पढ़े हैं। नहीं, मुझे बताइए 1947 में मुसलमानों का प्रतिशत क्या था? क्या था मुसलमानों का प्रतिशत? मुझे ये बताइए। 9% था, 9% था भारत के मुसलमानों की जनसंख्या। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, देना पड़ेगा जवाब। 10% है हिंदुओं की, 8% है। ये आपकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी करने के लिए मशहूर है। आप गलत बयानी करने के लिए मशहूर है। मैं रिपोर्ट उठा के बोल रहा हूँ, मेरे पास सेंसस पड़ा है, मैंने सेंसस के डेटा से आपको बताया है। 2011 जो आपने बताया है वो भारत की जनगणना के हिसाब से बताया है और 1951 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने बताया है। प्रत्येक जनगणना में प्रत्येक वर्ष में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, दो तरह से बढ़ी है। मौलाना साहब, मेरे ख्याल से आंकड़ों की बाजीगरी में हम ना उलझे। हम आंकड़ों की बाजीगरी में ना उलझे। मौलाना साहब, अच्छा 5 बीबी कम करोगे नहीं करोगे बताओ? 5 बीबी कौन आप कर रहा है? 25 कम करोगे नहीं करोगे? बहुपत्नी ज्यादा है मुसलमानों से। नहीं, हमारा कानून है, आपका कानून बनेगा, आपका कानून करोगे आप बनेगा। जनसंख्या आप हिम्मत करिए ना, हम मुसलमान कोई भी एक से ज्यादा बीबी नहीं करते। बोलो ना, आप बोलो ना, आप बोलो एक से ज्यादा बीबी कोई मुसलमान नहीं रखेगा। बोलिए 2 से ज्यादा बच्चे कोई मुसलमान नहीं पैदा करेगा। बोलो। नहीं, हिंदू की बात है। अरे मौलाना बोलो। मैं कहता हूँ हिंदू समाज कोई भी, हिंदू समाज एक से ज्यादा बीवी नहीं रखेगा, ये मैं दावा करता हूँ। एक बात आप बोलो कि मुसलमान भी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखेगा। बोलो, कानून बनाइए ना। बोलो ना, जन वृद्धि बोलो ना, हिम्मत बोलेंगे। जन वृद्धि कानून बनाइए ना। अरे इंडिविजुअल लेवल पर तो हिम्मत करो कम से कम। हमारे यहाँ कोई व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक है ही नहीं है। कानून नहीं है। ये पकड़ा गया। नुमानी साहब, मैं अपने बहस से आखिरी पड़ाव में आया हूँ और आखिरी पड़ाव में सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। मैं निगम साहब से शुरू करूंगा। आखिरी पड़ाव, निगम साहब बेहिचक बोले जो आप सोचें। देखिए, सबसे पहली बात, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आए। 1 से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए। हम कोई पुराने समय में थोड़ी ना रह रहे हैं कि आपने जितनी चाहे बीवियां कर ली, और ये सब पे लागू होता है। हिंदू समाज में अगर कुछ कुरीतियां हैं तो वो भी अगर दूर होनी चाहिए, और इसके लिए कानून वहां बना हुआ है। यहां पर कहते हैं कि शारिया लॉ लगना चाहिए, हम ट्रिपल तलाक देंगे, तो ये सारी चीजें, और मौलाना साहब की हिम्मत नहीं हो रही है कि खुल के बोल पाए। निगम साहब आपकी बात होगी। मौलाना साहब आप आखिरी 20 सेकंड। ये जो सेंसस डाटा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जनसंख्या नियंत्रण मामला जो है ये नेशनल इशू है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। मुसलमान एक से ज्यादा बीवी बंद करेगा नहीं करेगा? कानून बनाइए, कानून से पहले भी कुछ कर सकते हैं यार। बिना कानून के भी हम डिसिप्लिन हो सकते हैं ना। हमेशा डंडे के यार मत बनो यार। विनोद जी, आपके पास पूरा समय होगा, आप कहिएगा। कुछ तो नुमानी साहब आप आखिरी 10 सेकंड मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि ये नेशनल इशू है, जनवृद्धि का मामला जो है, आप जो है
बनाइए इसको कानून जो है। किसी मुसलमान ने आज तक विरोध नहीं किया। मुसलमान ने पालन नहीं किया, मुसलमान ने आज तक पालन नहीं किया। इंदिरा गांधी मर गई, इंदिरा गांधी मर गई बेचारी, चिल्लाते कितने हिंदुओं की नाबालिग हिंदुओं की आखिरी पड़ाव। नुमानी जी आपका समय पूरा हुआ, आपका समय पूरा हुआ। दीपक झा, ये जनसंख्या जिहाद रोकना पड़ेगा। दीपक झा, यहाँ पे 40 जिलों में जनसंख्या बढ़ी है। मुसलमान नुमानी साहब आंकड़ों की बाजीगरी और पेचीदगी में हमें नहीं जाना। हिंदुस्तान है, यहाँ पर न हिंदू की बात हो न मुसलमान की बात हो, हिंदुस्तान के संविधान की बात हो जिसने एक कानून की बात आ गई। अब नहीं अभी तो आप कह रहे थे मैं दीपक झा, आप अपनी बात पूरी करें, मुझे नवीन कुमार के पास भी जाना। एक कानून होना चाहिए। बोलो ना। अगर 2 बच्चे पैदा करने का कानून है तो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे ठीक है, हिंदू हो, ठीक है, मुसलमान हो। ठीक है। नवीन कुमार आखिरी 20 सेकंड, नवीन कुमार आखिरी 20 सेकंड। लेकिन दीपक झा, अरे मुझे यार आपका फेडर डाउन करना होगा। आज देश में जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए नवीन जी, सड़क पे समाज कानून के है। कानून लाना चाहिए। मौलाना साहब, पॉलिटिकल पार्टियां जो है बैठी हैं, वो सरकारों के कानून बनाने से ज्यादा बेहतर हो कि वो आगे बढ़े, वो कहें कि नहीं हम जो है दीपक झा आपका हो गया समय, तो क्रूति दूर होगी और किसी कारण से नहीं होगी। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि न सिर्फ एक कानून बनना चाहिए बल्कि बहुत सारे कानूनों को बनाने की जरूरत है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। पूरे देश के नागरिक एक समान संहिता के द्वारा गवर्न हो, यह बहुत जरूरी है। और यह समय आ गया है जब विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो मुस्लिम धर्म से बचना चाहिए ना। हाँ, निश्चित रूप से वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, हम उससे तवज्जो नहीं रखते हैं, परंतु आवश्यकता यह है कि इस प्रकार के कानून बनाकर इनका सख्ती से इनको लागू किया जाना चाहिए, तब भी भारत एक सशक्त भारत बन पाएगा। विनोद जी, देखिए, अंत में मैं यही कहूंगा बस कि देखिए ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो बन रहा है इस्लाम के बारे में, मान्यताएं जो बन रही हैं लोगों के बारे में, इस्लाम जो अब इस्लाम के बारे में लोग ये कहते हैं कि अल्लाह आपने बोल लिया, अल्लाह का इस्लाम रहने दो, मुल्ला का इस्लाम मत बनाओ उसको। आखिर में मुझे भी बोलना है, अगर आप लोग अल्लाह का इस्लाम रहने दो, मल्ला का इस्लाम मत बनाओ। अब आप दूसरी बात ये कि हर बात डंडे से आंकड़ा मत करो, कम से कम कुछ तो विनोद जी, अब समय आ गया, मुझे मेरा कमेंट देना है, मुझे मेरा कमेंट देना है। मुझे आज इस बहस का सार कहना है। मुझे आज नुमानी साहब, मुझे आज इस बहस का आज देश के सवाल में आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, लेकिन जो माहौल बन रहा है, मुसलमान डरे हुए हैं या डरे होने का माहौल बनाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर हुक्मरानों की मर्यादा अगर टूटेगी तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। कौन सी बात कहां कही जाती, अगर इसका सलीका होता तो सुनी भी जाती। जी हां, आज देश का सवाल में बस इतना ही। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आंख कान खोल के मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आगे बढ़ाएंगे खबरों का सिलसिला। Powered by Godrej Air Pocket.